जहां पर खैबर पख्तूनवा में असीम मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। पख्तूनवा के बजौर में असीम मुनीर के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। प्रदर्शन में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिखा है। तो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में असीम मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है और बजौर के इलाके में असीम मुनीर के खिलाफ लोगों की नाराजगी देखने को मिली। जमकर नारेबाजी करते हुए लोग आपको दिख रहे होंगे, बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में जुटे हैं और ये प्रदर्शन हो रहा है असीम मुनीर के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। जबरदस्त गुस्सा लोगों के अंदर। तो पाकिस्तान के सामने संकट सिर्फ सियासत या कंगाली का नहीं है, सवाल अब उसके नक्शे और वजूद का भी है। बलूचिस्तान से सिंध, खैबर पख्तूनवा से पीओके तक उठती आवाजें उसका संकट बढ़ाने वाली है। आसिम मुनीर ने पूरे पाकिस्तान को आग की भट्टी में झोंक दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फील्ड मार्शल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। उसे दहशतगर्द कहकर पुकारा जा रहा है। क्या पाकिस्तान 4 नहीं 6 टुकड़ों में बंटने वाला है? बलूचिस्तान के बाद क्या सिंध में भी आजादी का आंदोलन फिर से सुलगने लगा है? पाकिस्तान में इन दिनों शासन व्यवस्था सुधार के नाम पर नए प्रांत बनाने की चर्चा जोरों पर है। हाल ही में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा, मौजूदा सिस्टम ढह चुका है और नए प्रांत बनाने पर गंभीर विचार होना चाहिए। पाकिस्तान की एक राजनीतिक पार्टी MQMP यानी मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने 16 अगस्त को ग्रैंड नेशनल डायलॉग शुरू करने का ऐलान किया। पार्टी ने कहा कि मौजूदा इलाके भाषाई और प्रशासनिक आधार पर सही नहीं बने हैं। कई प्रस्तावों में पंजाब को 3 हिस्सों में बांटने, खैबर पख्तूनख्वा को 2 में करने की बातें हो रही हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में नहीं 6 टुकड़ों में बांटने की अटकलें लगाई जा रही हैं। उधर सिंध की सड़कों और चौराहों पर एक अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ अलगाववादी संगठन काले झंडे और बैनर लेकर उतरे हैं, वहीं सिंध की सत्ताधारी ताकतें साफ संदेश दे रही हैं कि प्रांत का बंटवारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने दोहराया है कि सिंध असेंबली पहले भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर चुकी है, सिंध को नहीं बांटा जाएगा। 18 अगस्त को सिंध के मंत्री सईद गनी ने और भी सख्त रुख अपनाया है और कहा कि सिंध में दूसरा प्रांत नहीं बनेगा। मैं लिखित में देने को तैयार हूं। लेकिन बढ़ती बगावत ने पाकिस्तान को एक और बड़े राजनीतिक और भौगोलिक संकट की ओर तेजी से धकेल दिया है और हर तरफ चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान 6 टुकड़ों में बंटने की राह पर है। पाकिस्तान की राजनीति, सेना और ब्यूरोक्रेसी में दशकों से पंजाब का दबदबा रहा है। देश की 50% से ज्यादा आबादी पंजाब में है, लेकिन आरोप है कि 80% से ज्यादा सैन्य अफसर, बड़े नौकरशाह और सत्ता के केंद्र इसी प्रांत से आते हैं। आरोप लगते रहे हैं कि रावलपिंडी में बैठा GHQ मतलब जनरल हेडक्वार्टर्स ही पाकिस्तान की असली सरकार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और संसद सिर्फ चेहरे हैं। दावा है कि पंजाब परस्त सत्ता ने बाकी प्रांतों को सिर्फ एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया है। बाकी प्रांतों के सिर्फ संसाधन लूटे हैं और उन्हें गुलामी और बारूदी सुरंगों पर जीने के लिए छोड़ दिया है और इसे ही पाकिस्तान के टूटने की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। आतंकी मंसूबों को पाल रहे नेटवर्क पर सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसी दबिश दी है कि जैश-ए-मोहम्मद को तगड़ा झटका लग गया है। यूपी के मेरठ में खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए जैश से जुड़े संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जफर को दबोच लिया गया है। जफर पर आरोप है कि वो पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर भारत में युवाओं को भड़काने और आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग जुटाने का काम कर रहा था। ये रिपोर्ट देखें।
मेरठ से आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तान से जुड़े तार। जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता था जफर। पासपोर्ट बनवाकर पाक भागने की थी तैयारी। एक बार फिर आतंकी साजिश बेनकाब हुई है। एक बार फिर एक आतंकी एटीएस के हत्थे चढ़ा है। नाम है मोहम्मद जफर और बना था आतंक का मैसेंजर। मोहम्मद जफर की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर साबित हो गया कि पाकिस्तानी गैंगस्टरों के निशाने पर वेस्ट यूपी पूरी तरह से है। मोहम्मद जफर को यूपी एटीएस ने मेरठ से दबोचा है। जफर पर आरोप है कि वह पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर भारत में युवाओं को भड़काने और आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग जुटाने का काम कर रहा था। कल हमें मालूम हुआ सोशल मीडिया के जरिए से कि एक छात्र के बारे में इस तरह की चीजें चल रही हैं, तो हमने सारा रिकॉर्ड खंगाला। तो उससे हमें पता चला कि 2018 में उसने 9th में हमारे यहाँ एडमिशन लिया था, 18-19 के सेशन में। फिर 19-20 के सेशन में वो 10th में आया, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में वो फेल हो गया। उसके 600 में से सिर्फ 124 मार्क्स थे, तो वो बुरी तरह फेल हुआ। लेकिन उसके बाद का जो सेशन था, उस सेशन में वो नहीं रहा। 20-21 का जो सेशन है वो उसने पूरा ड्रॉप किया। लेकिन फिर 1 साल के बाद में फिर दोबारा उसने यहाँ पर एडमिशन लिया और 21-22 के सेशन में वो यहाँ पर आया। लेकिन तब भी वो उसने बोर्ड के एग्जाम में तब भी वो अपीयर नहीं। गिरफ्तार मोहम्मद जफर बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला है। वह मेरठ स्थित एक मदरसे में रहकर तालीम हासिल कर रहा था। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि पढ़ाई के दौरान ही वह जैश ए मोहम्मद की तरफ झुकाव हुआ। मसूद अजहर की कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हुआ। जिहाद और मुजाहिदों की राह पर जाकर मुजाहिद बना था। जांच अधिकारियों के मुताबिक जफर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय था। वह फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए मौलाना मसूद अजहर की भड़काऊ और जिहादी तकरीरें साझा करता था। अपनी पहचान छुपाने के लिए वह फेसबुक पर चेहरा ढककर वीडियो बनाता था और लोगों को खिलाफत और जिहाद के नाम पर बरगलाने का काम करता था। उसके मोबाइल से कई पाकिस्तानी जिहादी व्हाट्सएप ग्रुप भी बरामद हुए हैं, जिनमें हथियारों, जिहाद और चंदे का लेन देन दर्ज था। पूछताछ में सबसे चौंकाने वाला खुलासा आतंकी फंडिंग को लेकर हुआ है। जफर ने जैश के व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर से सीधा संपर्क साधा और खुद जिहाद के लिए आर्थिक मदद देने की पेशकश की। मदरसे के नाम पर चंदा जाता था। मदरसे के नाम पर लोगों से चंदा जुटाया जाता था। पाकिस्तान में बैठे संदिग्ध आतंकियों तक पहुंचाया गया। पाक हैंडलर ने पाकिस्तानी बैंक खाते का डिटेल्स भेजा, लेकिन खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं हो सके थे। जफर ने क्रिप्टो करेंसी से फंड ट्रांसफर किया था। एटीएस की कड़ी पूछताछ में मोहम्मद जफर ने अपने सभी जुर्म और पाकिस्तान कनेक्शन को कबूल कर लिया है। यूपी एटीएस ने उसे लखनऊ स्थित विशेष एटीएस कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां अब उसके स्थानीय मददगारों और फंडिंग नेटवर्क से जुड़े अन्य संपर्कों की पड़ताल में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।